11 साल बच्ची के पेट में रसूली का ऑपरेशन किया तो अंदर से जिंदा बच्चा निकल आया। डॉक्टर्स के होश उड़ गए। आखिर इस बच्चे का बाप कौन था? रात के 2:20 हो रहे थे जब फरिया ने अपनी 11 साल बेटी आमना को बाजुओं में उठाया और घर से बाहर निकली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। आमना की कमजोर आवाज में दर्द की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। अम्मी, अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने टैक्सी का दरवाजा खोला, जावेद, फरिया का देवर, उनके पीछे पीछे आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ की एक अजीब सी चमक थी जो फरिया ने उस वक्त महसूस नहीं की। जल्दी करो, जावेद ने ड्राइवर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट ज्यादा थी, तशवीश कम। फरिया इतनी परेशान थी कि उसने इस फर्क को नोट ही नहीं किया। उसकी पूरी तवज्जो अपनी बेटी पर थी जो उसकी गोद में तड़प रही थी। अस्पताल पहुंचने में 15 मिनट लगे, लेकिन फरिया को ये 15 मिनट 15 घंटों जैसे लगे। हर सेकंड अजियत था। आमना के दोनों हाथ पेट पर थे और वो मुसलसल रोए जा रही थी। फरिया को याद आया कि पिछले 6 महीनों से आमना की सेहत खराब चल रही थी। वो अक्सर कहती थी कि पेट में दर्द है, लेकिन फरिया ने सोचा कि शायद ये खाने पीने की खराबी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मामला इतना संगीन हो सकता है। अब जब वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई तो उसका दिल बैठा जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने जब आमना को चेक किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाओ, नर्स ने चीख कर कहा। फरिया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या उसकी बेटी वाकई खतरे में है? उसका सारा जिस्म कांपने लगा। डॉक्टर सारा, जो उस शिफ्ट में ड्यूटी पर थी, तेजी से आई। नर्स ने उनके कान में कुछ कहा तो उनके चेहरे पर परेशानी सी आ गई। उन्होंने आमना को देखा और फौरी तौर पर स्ट्रेचर मंगवाया। बच्ची को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में ले जाओ। उनकी आवाज में सख्ती के साथ साथ पेशावराना संजीदगी भी थी। फरिया अपनी बेटी के साथ दौड़ी। उसके दिल में हजारों ख्यालात आ रहे थे। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर सारा ने जब आमना का इब्तिदाई मुआयना किया तो उनकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। ये कब से ऐसा है? उन्होंने फरिया से पूछा। फरिया ने रोकर जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, पिछले 6 महीनों से। ये कहती है कि पेट में दर्द है, लेकिन मैंने सोचा शायद खाने की वजह से है। मैं मजदूर औरत हूँ, काम पर बहुत मसरूफ रहती हूँ। वो बेबसी से रो पड़ी। डॉक्टर सारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो, हम देखते हैं कि मामला क्या है। आमना को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाया गया। जब डॉक्टर सारा ने आमना के पेट पर जेल लगाया और मशीन का प्रॉब रखा तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनका दिल धक से रह गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने स्क्रीन को करीब से देखा, फिर दोबारा देखा। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद से बड़बड़ाई। उनके चेहरे के तासुरात देखकर फरिया का दिल बैठ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? मेरी बेटी ठीक तो है? उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। डॉक्टर सारा ने गहरी सांस ली। मुझे एक और डॉक्टर को बुलाना होगा, ये मामला बहुत गैर मामूली है। उनकी आवाज में हैरत और खौफ दोनों थे। फरिया के दिल में खौफ की एक और लहर दौड़ गई। आप बाहर जाओ। डॉक्टर के कहने पर फरिया बाहर आ गई तो कोने में खड़े जावेद का चेहरा बेरंग था। उसे अजीब उलझे अंदाज में देखकर फरिया ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जावेद ने झट से जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आमना की फिक्र है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। हालांकि ठीक ठाक ठंड थी। क्या कहा डॉक्टर ने? पता नहीं, चेक कर रहे हैं, वो परेशानी से बोली। इतने में उनके करीब से सीनियर गायनी डॉक्टर अहमद गुजरा। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन देखी तो उनकी आंखें भी हैरत से फैल गईं। ये तो बहुत छोटी लड़की है। क्या उम्र है इसकी? 11 साल। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम फरमाए। इसकी माँ को बताया? अभी नहीं, फौरन बताओ उसे। और इसका ऑपरेशन होगा, इसके बगैर पॉसिबल नहीं। फरिया और जावेद दोनों अंदर आए तो डॉक्टर ने उन्हें बैठने को कहा। फरिया के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से करीब की कुर्सी पकड़ी और बैठ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो उसके सीने से ही बाहर निकल आएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? ये रसूली तो खतरनाक नहीं? उसकी आवाज में एक माँ की बेबसी थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। डॉक्टर अहमद ने अपने चश्मे को सीधा किया और कहा, आपकी बेटी हामला है। फरिया की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसने सर हिलाया जैसे इस बुरे ख्वाब को झटक रही हो। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरी बेटी हामला? नहीं, ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। आप लोग झूठे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत छोटी है। ये तो अभी गुड़िया लेकर सोती है। खुद को संभालो मैडम। अगर बच्ची गुड़िया लेकर सोती थी तो तुम तो समझदार थी, अपनी गुड़िया का ख्याल रखना था। फरिया अपने दोनों हाथों से अपने गाल पीटने लगी तो डॉक्टर अहमद ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, अब ये रोला डालने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। वो पूरे दिन से है और नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं। उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तुम ज़हनी तौर पर हर सूरत हाल के लिए तैयार रहो।
हम कुछ नहीं कह सकते, ये बहुत रिस्की ऑपरेशन होगा। इस खबर को सुनते ही जावेद को एकदम से खांसी लग गई। वो अपनी गर्दन उठा ही न सका जब डॉक्टर्स उसे गहरी नजरों से देखने लगे। डॉक्टर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर वो एकदम गुस्से से भड़क उठा। हमें आपकी किसी बात का यकीन नहीं है, हम उसे किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। चलो उठाओ आमना को। जावेद का रद्द-ए-अमल डॉक्टर्स को इंतहाई ड्रामाई लगा और वो एकदम हरकत में आ गए। ये बच्ची यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अब एक पुलिस केस है। पुलिस का नाम सुनकर जावेद एकदम से ठंडा पड़ गया। डॉक्टर अहमद ने जावेद को देखा और उसे नोट किया कि जावेद की आंखों में अजीब सा खौफ था और उसकी घबराहट फितरी नहीं लग रही थी। फरिया की हालत और ख़राब हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका रंग मजीद सफ़ेद होने लगा। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, वो बड़बड़ाई। उसकी आंखें फैल गईं और अचानक उसका सर पीछे की तरफ झुक गया। अल्लाह, उसने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। फरिया, डॉक्टर सारा ने चीख कर कहा और आगे बढ़ी, लेकिन फरिया का जिस्म कुर्सी से फिसलने लगा। उसका सर एक तरफ लटक गया और उसके हाथ बेजान तरीके से लटक गए। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सारा ने जल्दी से उसे संभाला और जमीन पर गिरने से बचाया। नर्स, यहाँ आओ, डॉक्टर अहमद ने आवाज़ लगाई। 2 नर्सें दौड़ती हुई आईं। फरिया को फर्श पर लिटाया गया और उसकी नब्ज चेक की गई। डॉक्टर सारा ने उसकी पलकें उठाकर आंखें देखी। शौक में है, इसे फौरी तौर पर स्ट्रेचर पर ले जाओ। जावेद वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर का बुत बन गया हो। उसके हाथ कांपने लगे और उसने उन्हें जेब में छुपाने की कोशिश की। डॉक्टर अहमद ने एक बार फिर जावेद को गौर से देखा। उनकी तरबियत याफ्ता आंखों ने जांच लिया कि वो फरार के चक्रों में है। पुलिस पहुंचने ही वाली है। डॉक्टर अहमद ने जानबूझकर ये बात जरा ऊंची आवाज में की तो जावेद एकदम से परेशान दिखाई देने लगा। उसका गला खुश्क हो चुका था। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी गिलास से बाहर छलक गया। फरिया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और बाहर ले जाया जाने लगा। जावेद ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। डॉक्टर अहमद ने उसे देखा और कहा, आपको भी बैठना चाहिए, आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जावेद ने सर हिलाकर इनकार किया। मैं ठीक हूँ, वह हकलाकर बोला। डॉक्टर अहमद और डॉक्टर सारा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के जहन में एक ही ख्याल आया। ये मामला जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और तारीख था। डॉक्टर अहमद ने मेडिकल बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 सीनियर डॉक्टर्स जमा हुए। सबके चेहरे पर संजीदगी और हैरत के आसार थे। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर स्क्रीन पर लगाई गई। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। डॉक्टर सारा ने रिपोर्ट पेश की। 11 साल बच्ची हामला है। बोर्ड के सरबराह डॉक्टर सलीम ने अपने चश्मे उतारे और अपनी आंखें मली। ये मेडिकल हिस्ट्री में एक नादिर तरीन केस है। उन्होंने गहरी सांस दी। हमें फौरी तौर पर फैसला करना होगा। उन्होंने बाकी डॉक्टरों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर तशवीश की लकीरें थीं। डॉक्टर फातिमा, जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा, बच्ची की जान खतरे में है। इसकी उम्र इतनी कम है कि इसका जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज में फिक्र थी। अगर हमने फौरी इक़दाम नहीं किया तो दोनों की जानें जा सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर अहमद ने सख्ती से कहा, यह नॉर्मल डिलीवरी का केस नहीं है। मीटिंग में सबने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया, फौरी सी सेक्शन ऑपरेट, ये वाहिद रास्ता था। डॉक्टर सलीम ने फाइल पर दस्तखत किए। ऑपरेशन थिएटर तैयार करें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जब फरिया को होश आया तो वो एक अलग कमरे में थी। एक नर्स उसके पास बैठी थी। फरिया की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने आमना को याद किया। मेरी बेटी, आमना कहाँ है? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक माँ की बेचैनी थी। डॉक्टर सारा कमरे में दाखिल हुई। उनका चेहरा संजीदा था। फरिया बीबी, हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने कुर्सी खींची और फरिया के बिस्तर के करीब बैठ गई। मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया है कि फौरी ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन? फरिया के चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। नहीं डॉक्टर साहिबा, उसकी आवाज कांपने लगी। ऑपरेशन नहीं हो सकता, मेरी बच्ची अभी इतनी छोटी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर सारा ने सब्र से समझाने की कोशिश की। देखें, यह नॉर्मल डिलीवरी का केस नहीं है। आमना की उम्र और जिस्मानी साख्त को देखते हुए, लेकिन फरिया ने बीच में ही टोक दिया। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में मायूसी थी। हाय मेरी मासूम बच्ची। डॉक्टर साहिबा, आप नहीं समझती। उसने अपने बाल नोचे। ऑपरेशन से तो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? माशरा उसे कैसे कबूल करेगा? उसकी आवाज में एक माँ का दर्द था जो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बोल रहा था। वो चीख कर रोने लगी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरी आमना का क्या कसूर था? फरिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो तो मासूम है, उसकी तो जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। उसकी आवाज टूट टूट कर निकल रही थी। डॉक्टर साहिबा, उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया, कुछ भी करके नॉर्मल डिलीवरी कर दे। फरिया ने हाथ जोड़े।
जितने पैसे कहेंगी मैं दे दूंगी, बस मेरी बच्ची को बचा ले, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करें। डॉक्टर सारा की आंखों में भी नमी आ गई। एक माँ की ये बेबसी देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अपना फर्ज निभाना था। फरीहा बीबी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन तभी डॉक्टर अहमद कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। फरीहा को रोता और गिड़गिड़ाता देखकर उनका चेहरा और सख्त हो गया। बीबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उनकी आवाज़ तेज और सख्त थी। फरीहा चौंक गई। डॉक्टर अहमद ने आगे बढ़कर कहा, जिंदगी की इतनी परवाह थी तो हिफाजत करनी थी ना। उनकी आवाज़ में गुस्सा था। अब चुप रहो और हमें अपना काम करने दो। फरीहा का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अहमद ने हाथ उठाकर रोक दिया। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसकी आवाज़ में हतमियत थी। तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। हर गुजरता लम्हा उसके लिए मोहलिक है। हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा, वरना दोनों जाने जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फरीहा ने एक आखिरी कोशिश की। कोई लेकिन नहीं, डॉक्टर अहमद ने कतई लहजे में कहा। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। हम डॉक्टर हैं, मुआवजे नहीं कर सकते। जो मुमकिन है वो करेंगे। फरीहा की हिम्मत टूट गई। वो चुप होकर बेआवाज रोने लगी। आंसू उसके गालों पर मुसलसल बह रहे थे। उसके दिल में एक तूफान था। एक तरफ अपनी बेटी की जान का खौफ, दूसरी तरफ उसके मुस्तकबिल की फिक्र। इसी दौरान आमना की हालत तेजी से खराब हो रही थी। आईसीयू में मॉनिटर्स की बीप की आवाज़ तेज हो रही थी। बुखार 104 डिग्री तक पहुंच चुका था। दर्द इतना बेकाबू था कि बच्ची बेहोशी की कैफियत में थी। नर्सें उसके गिर्द जमा थी। डॉक्टर फातिमा ने फौरी तौर पर डॉक्टर अहमद को बुलाया। हमें अभी ऑपरेशन शुरू करना होगा। बच्ची की हालत क्रिटिकल है। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। ब्लड प्रेशर गिर रहा है और दिल की धड़कन बेकायदा हो रही है। अस्पताल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का हुक्म दिया गया। नर्सें तेजी से दौड़ रही थीं। डॉक्टर्स अपनी तैयारियां कर रहे थे। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई। इसी दौरान अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर कमाल और उनकी टीम बाहर उतरी। डॉक्टर अहमद ने जल्दी जल्दी पुलिस को ब्रीफिंग दी और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। इंस्पेक्टर कमाल ने फौरी तौर पर अस्पताल की सिक्योरिटी सख्त कर दी। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था बगैर इजाजत के। जावेद को अलग कमरे में बिठाया गया। उसका चेहरा पसीने में शराबूर था। उसकी आंखों में खौफ जम सा गया था। अस्पताल के अंदर तनाव उरूज पर था। एक तरफ डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस तफ्तीश शुरू करने की तैयारी में थी। फरीहा अपने कमरे में रोती रही। उसकी दुआएं आसमान की तरफ जा रही थी। नर्सों ने आमना को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। एक मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी अभी शुरू होनी थी, आज एक ऐसे तजुर्बे से गुजरने वाली थी जिससे गुजरने की अभी उसकी उम्र न थी। ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनियां बंद हुई। डॉक्टर अहमद ने अपने दस्ताने उतारे और गहरी सांस दी। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। 4 घंटे का मुसलसल ऑपरेशन खत्म हुआ था। उनके हाथ थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरत थी। डॉक्टर सारा ने छोटे से बच्चे को एहतियात से नर्स को सौंपा। इसे फौरी तौर पर न्यूनीटल आईसीयू में ले जाओ। उनकी आवाज में घबराहट थी। बच्चा इतना छोटा था कि उनकी हथेली में समा जाए। अल्लाह का करम है कि ये जिंदा है। आईसीयू में माहिर डॉक्टर आयशा इंतजार में खड़ी थी। जब बच्चे को लाया गया तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतना छोटा, इतना नाजुक। उन्होंने फौरी तौर पर बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा। मॉनिटर्स जोड़े गए। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। वजन सिर्फ 1 किलो है, नर्स ने रजिस्टर में लिखा। डॉक्टर आयशा ने स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी। धड़कन कमजोर है। उन्होंने अपनी टीम को देखा। ये एक मौजज़ा है कि ये बच्चा जिंदा है। आईसीयू के बाहर पुलिस का एक एहलकार खड़ा था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सिवाय मेडिकल स्टाफ के। दूसरी तरफ आमना को रिकवरी रूम में लाया गया था। उसका जिस्म बेजान पड़ा था। एनेस्थीसिया का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पेट पर लंबा सा टांका था, सफेद पट्टियों से ढका हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। होंठ सफेद और खुश्क थे। डॉक्टर फातिमा ने उसकी हालत चेक की। खून बहुत ज्यादा जाया हुआ है। उन्होंने नर्स को हिदायत दी, फौरी तौर पर बी पॉजिटिव खून का इंतजाम करो। कम से कम 2 यूनिट चाहिए। फरीहा को जब बताया गया कि आमना को खून की जरूरत है तो वो फौरी तौर पर बोली, मेरा खून ले ले, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ था। आपका ग्रुप ए पॉजिटिव है, नर्स ने अफसोस से कहा। फरीहा का दिल बैठ गया। तो अब? उसने घबराहट से पूछा। हम ब्लड बैंक से मंगवा रहे हैं, नर्स ने तसल्ली दी। जावेद से पूछा गया। वो कोने में बैठा था। उसका चेहरा सफेद और बेजान था। मेरा ग्रुप मैं नहीं जानता, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। तो इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। 2 घंटे के बाद खून का इंतजाम हो गया। आमना को ट्रांसफ्यूजन दिया जाने लगा। सुर्ख माया आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में जा रहा था।
डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि इससे उसकी हालत बेहतर होगी। शाम के 6 बजे थे जब आमना को होश आने लगा। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर आंखें आहिस्ता से खुली। नर्स ने फौरी तौर पर डॉक्टर को मुतला किया। फरिया को अंदर आने की इजाजत दी गई। जब फरिया ने अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में एक तीर सा चला। इतनी कमजोर, इतनी बेबस, पेट पर मोटी पट्टी, हाथों में ड्रिप, चेहरा दर्द में डूबा हुआ था। आमना, मेरी बच्ची, फरिया ने कांपती आवाज में कहा। आमना ने नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। उसने अपने बाजू अपनी माँ की तरफ फैलाए तो फरिया बेअख्तियार दौड़कर उसके करीब आ गई। उसके हाथों को चूमने लगी और फिर बिस्तर के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। मेरी जान, मैं पास हूं। उसकी आवाज में लर्जिश थी। आमना ने अपनी माँ को देखा और वो रोने लगी। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में एक भोले भाले बच्चे जैसी शिकायत थी। फरिया का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। उसने आमना के बाल प्यार से सहलाए। मेरी जान, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको अपनी आवाज में यकीन नहीं था। आमना ने अपनी माँ से लिपटने की कोशिश की, लेकिन पेट में दर्द की वजह से कर्रा उठी। हाँ अम्मी, बहुत दर्द है। आमना ने अपने पेट की तरफ इशारा किया। उसकी मासूम आंखों में खौफ था। मुझे क्या हो गया था? मेरे पेट पर कैसी पट्टियां लगी हुई हैं? फरिया की सांस रुक गई। वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। कैसे बताया अपनी 11 साला बेटी को कि उसके साथ क्या हुआ। बेटा, तुम्हें बीमारी थी, उसने बहुत एहतियात से कहा। डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया है। आमना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा। उन मासूम आंखों में सवालात थे, उलझन थी। कैसी बीमारी अम्मी? उसने पूछा। मैं ठीक कब होंगी? मुझे स्कूल जाना है, मेरे इम्तहानात हैं। फरिया रो पड़ी। वो अपनी बेटी की इस मासूमियत को देखकर टूट गई। आमना को अभी तक नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। जल्द ठीक हो जाओगी जान। फरिया ने आमना के हाथ को चूमा। बस आराम करो। आमना ने दोबारा अपने पेट को देखा। मोटी पट्टी, सफेद और सख्त। अम्मी, ये क्या है? ये क्यों लगाया गया है? उसकी आवाज में खौफ बढ़ रहा था। मुझे डर लग रहा है। फरिया ने आमना को अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं जान, बस थोड़े दिन और सब्र करो। वो खुद नहीं जानती थी कि कब कैसे अपनी बेटी को सच बताएगी। बाहर कॉरिडोर में डॉक्टर अहमद और इंस्पेक्टर कमाल खड़े थे। बच्ची को अभी नहीं बताना चाहिए, डॉक्टर अहमद ने कहा। उसकी ज़हनी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन हमें उससे तफ्तीश करनी होगी, इंस्पेक्टर ने कहा। वक्त ज़ाया हो रहा है, कुछ दिन इंतजार करें, डॉक्टर अहमद ने इसरार किया। पहले उसे जिस्मानी तौर पर मुस्तहकम होने दें। आईसीयू में वो छोटा सा बच्चा अभी जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। डॉक्टर आयशा और उनकी टीम लम्हा लम्हा उसकी निगरानी कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि आने वाले घंटों में क्या होगा। डीएनए टेस्ट का सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिया गया था। इंस्पेक्टर कमाल के चेहरे पर गहरी शिकने थी। 30 साल की पुलिस सर्विस में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह केस उनकी रूह को झंझोड़ रहा था। एक 11 साला बच्ची, उनकी अपनी बेटी भी इसी उम्र की थी। जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने सख्ती से कहा। हर गुजरता दिन मुजरिम को फरार का मौका देता है। लेकिन इंस्पेक्टर कमाल सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी टीम को तफसीली तफ्तीश का हुक्म दिया। हमें आमना के केस को पूरी तरह से जांचना है। उन्होंने कांस्टेबल एहसान और कांस्टेबल नायला को बुलाया। इसके स्कूल जाओ, हर उस शख्स से बात करो जो इसे जानता हो। अगली सुबह दोनों कांस्टेबल आमना के स्कूल पहुंचे। ये एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था। प्रिंसिपल मिसेस फरहाना अपने दफ्तर में बैठी थी। जब पुलिस ने आमना का पूछा तो उनके चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार नमूदार हुए। वो तो पिछले 1 हफ्ते से गैर हाजिर है, क्या हुआ है उसे? कांस्टेबल नायला ने एहतियात से बात की। मैडम, हम तफ्तीश कर रहे हैं, क्या आप हमें आमना के बारे में बता सकती हैं? मिसेस फरहाना ने अपने चश्मे को सीधा किया और सोचने लगी। आमना अब बहुत खामोश तबा बच्ची है। क्लास में शायद ही कभी बात करती हो, लेकिन पढ़ाई में अच्छी है। उनकी आंखों में फिक्र थी। क्या उसे कुछ हो गया है? अभी कुछ नहीं कह सकते, कांस्टेबल एहसान ने जवाब दिया। क्या आपने कभी उसमें कोई तब्दीली महसूस की, कोई अजीब रवैया? मिसेस फरहाना ने सोचा। पिछले 6 महीनों से वो गैर हाजिर ज्यादा रहने लगी थी और पढ़ाई में तवज्जो भी कम हो गई थी। अक्सर तन्हा रहती, खेलों में भी हिस्सा न लेती। एक बार मैंने उसकी माँ को बुलाकर कहा भी था कि आमना को किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवा दे। और उसकी माँ ने क्या कहा? कांस्टेबल नायला ने नोटिस लेने लगी। कुछ खास नहीं, बस उनके घर में कुछ मसाइल चल रहे थे। आमना के बाप का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ था, फिर उनकी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मैंने सोचा शायद इसी वजह से बच्ची परेशान है। कांस्टेबल ने आमना की क्लास टीचर मिस सादिया से भी बात की। वो एक नौजवान उस्तानी थी जिनकी आंखों में आमना के लिए मोहब्बत झलक रही थी। आमना मेरी सबसे पसंदीदा तालिबा थी। उनकी आवाज़ में दर्द था। बहुत नेक, बहुत मासूम, कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी।
पढ़ाई में भी अच्छी थी। क्या आपने कभी उसमें कोई जिस्मानी तब्दीली देखी? कांस्टेबल नायला ने पूछा। मिस सादिया ने सोचा। हाँ, याद आया, पिछले 3-4 माह से वो बहुत सुस्त हो गई थी। उसका पेट भी कुछ निकला हुआ लगने लगा था। मैंने सोचा शायद वजन बढ़ रहा है, इस उम्र में ऐसा होता है। आमना की हम जमातों से भी बात हुई। आयशा, जो आमना की बेंच पार्टनर थी, उसने कहा, आमना बहुत अच्छी है। वो मुझसे हमेशा अपना टिफिन शेयर करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने पूछा तो चुप रहती। एक और लड़की फातिमा ने कहा, आमना को पेट में बहुत दर्द होता था, कई बार टॉयलेट में जाकर रोती थी। मैंने एक बार पूछा तो कहा कुछ नहीं, बस पेट खराब है। तफ्तीश से ये वाजे हो रहा था कि आमना एक निहायत शरीफ और पुरसुकून बच्ची थी। स्कूल में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जो इस केस से जुड़ता हो। इसी दौरान अस्पताल में एक और तूफान उठ गया। किसी ने मीडिया को खबर दे दी थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले मकामी अखबार का एक रिपोर्टर आया, फिर टीवी चैनल्स की गाड़ियां। दोपहर तक अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों का हुजूम था। कैमरे, माइक्रोफोन और शोर। ये मुल्क की सबसे बड़ी खबर है। एक न्यूज़ एंकर अपने कैमरे के सामने चीख रहा था, 11 साल बच्ची माँ बन गई। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरे चैनल पर सुर्ख रंग में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, शर्मनाक वाकया, मासूम बच्ची के साथ ज्यादती का इंकिशाफ। तीसरे चैनल ने और भी सनसनीखेज अंदाज इख्तियार किया, अस्पताल में हैरत अंगेज वाकया, 11 साल बच्ची माँ बन गई। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी थी। सहाफ़ी किसी भी तरीके से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पैसे की पेशकश कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स को घेर रहे थे। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर वसीम को फौरी मीटिंग बुलानी पड़ी। यह हमारे लिए बहुत नाजुक सूरत हाल है, उन्होंने कहा। हमें मरीज की राजदारी का ख्याल रखना है। फौरी तौर पर इजाफी सिक्योरिटी बुलाई गई। अस्पताल के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ एक मेन गेट खुला रखा गया जहां सख्त चेकिंग थी। कोई भी सहाफ़ी अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन मीडिया ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने अस्पताल के अमले को पकड़ना शुरू किया। एक नर्स से 2 लाख में डील हो गई और उसने कुछ मालूमात दे दी। अगले दिन सुबह अखबारों में तस्वीर छपने लगी। आमना के स्कूल की तस्वीर, अस्पताल के बाहर का मंजर और सनसनीखेज सुर्खियां। मासूम बच्ची की बर्बादी, कौन है ये शैतान, 11 साल माँ की दर्दनाक कहानी। फरिया ने जब ये खबरें देखी तो वो धाड़े मारकर रो पड़ी। अल्लाह, मेरी बेटी की इज्जत तार तार हो गई। उसने अपना सर पीटा। अब कैसे जिएंगे हम, कहाँ जाएंगे? जावेद भी टीवी देख रहा था। उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि वक्त करीब आ रहा है जब सब कुछ खुल जाएगा। पुलिस ने जब अस्पताल के बाहर का मंजर देखा तो इंस्पेक्टर कमाल गुस्से में आ गए। ये सहाफ़ी हमारी तफ्तीश में रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से शिकायत कर दी, लेकिन मीडिया को कैसे रोका जा सकता था? ये एक बहुत बड़ी खबर थी। पूरे मुल्क में इसके बारे में बात हो रही थी। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट लगी हुई थी। इंस्पेक्टर कमाल ने फरिया और जावेद को बुलाया। आपको मीडिया से बात करनी होगी, उन्होंने कहा, वरना वो अपनी कहानियां खुद बनाएंगे। लेकिन फरिया ने इनकार कर दिया। नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। उसकी आवाज में खौफ था। मैं अपनी बेटी की इज्जत को और नहीं लुटाना चाहती। जावेद भी खामोश रहा। अस्पताल इंतजामिया ने एक सरकारी बयान जारी किया। एक नाबालिग मरीजा का इलाज जारी है। हम उसकी राजदारी का एहतराम करते हैं और मीडिया से दरखास्त करते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। लेकिन मीडिया रुकने वाला नहीं था। टॉक शोज में माहिरीन बुलाए जाने लगे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे और इस सब के बीच एक मासूम 11 साल बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। नहीं जानती थी कि बाहर क्या तूफान बरपा है। उसे अभी तक नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी की सबसे तारीख सच्चाई जल्द सामने आने वाली है। सुबह के 9 बजे थे जब पुलिस की टीम फरिया और जावेद के घर पहुंची। इंस्पेक्टर कमाल के साथ 4 कांस्टेबल और एक फीमेल ऑफिसर थी। तलाशी का वारंट जावेद के सामने पेश किया गया। हमारा घर ही क्यों? उसका चेहरा मजीद सफेद हो गया। ये बहुत जरूरी है, इंस्पेक्टर कमाल ने सख्त लहजे में कहा। घर छोटा सा था, 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा लाउंज। पुलिस ने मुनज़्ज़म तरीके से तलाशी शुरू की। हर अलमारी खोली गई, हर दराज चेक किया गया। जावेद कोने में खड़ा होने तक रहा। आमना का कमरा बहुत सादा सा था। एक छोटा सा बिस्तर, किताबों की अलमारी और दीवारों पर कुछ तस्वीर। कांस्टेबल नायला ने एहतियात से हर चीज को देखना शुरू किया। बिस्तर के नीचे से आमना का कमरा बहुत सादा सा था। एक छोटा सा बिस्तर, किताबों की अलमारी और एक दीवार पर कुछ तस्वीर। कांस्टेबल नायला ने एहतियात से हर चीज को देखना शुरू किया। बिस्तर के नीचे से उन्हें एक छोटी सी डायरी मिली, गुलाबी रंग का कवर जिस पर छोटे छोटे फूल बने हुए थे। कांस्टेबल नायला ने डायरी खोली। पहले सफ़े पर बचकाना खत में लिखा था, यह आमना की डायरी है, बराए मेहरबानी मत पढ़ें। लेकिन नायला को पढ़ना पड़ा। ये शवाहिद थे। जैसे जैसे वो सफ़ात पलटती गई उनका दिल बैठता गया। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने आवाज़ दी, ये देखें। इंस्पेक्टर कमाल ने डायरी ली। पहला इंदराज 6 माह पहले का था।
अम्मी काम पर गई हुई थी। मुझे बहुत डर लगता है जब घर में सिर्फ हम दोनों होते हैं। इंस्पेक्टर कमाल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अगला सफ़ा पलटा। एक तस्वीर थी बचकाने हाथ से बनी हुई, एक रोती हुई लड़की जिसे एक देव ने अपनी बाहों में जकड़ा होता है। अगले सफ़े पर लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। अम्मी को बताऊं तो धमकी देते हैं। एक और तस्वीर उस रोती हुई बच्ची की, अब ज़्यादा तफसील से बनी हुई, आंसुओं के निशान वाज़ेह थे। फिर एक और इंदराज। मुझे पेट में दर्द होने लगा है। मैंने अम्मी को बताया तो कहा कि डॉक्टर के पास ले जाएंगी, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया। कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस खाने की खराबी है। इंस्पेक्टर कमाल की आंखों में आंसू आ गए। 30 साल की सर्विस में पहली बार उनकी आंखें नम हुई। ये सिर्फ शवाहिद नहीं थे, ये एक बच्ची की खामोश चीखें थीं जिन्हें किसी ने नहीं सुना। डायरी में मजीद तस्वीर थी। हर तस्वीर में वही रोती हुई बच्ची, कभी कोने में बैठी, कभी बिस्तर पर लेटी, कभी अपना चेहरा छुपाती। आखिरी इंदराज 1 हफ्ता पहले का था। मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, स्कूल में सब देखते हैं। मैं शर्म से मर जाती हूँ, दर्द बहुत ज्यादा है, अल्लाह मेरी मदद कर। इंस्पेक्टर कमाल ने डायरी बंद की। उनका जबड़ा सख्त हो गया था। उन्होंने जावेद की तरफ गहरी चुपती निगाह से देखा। पुलिस टीम ने पड़ोस में दस्तक देना शुरू की। दाएं तरफ के मकान में एक बूढ़ी खातून बीबी सुगरा रहती थी। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उनके चेहरे पर फिक्र के निशान नमूदार हुए। आमना, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, उन्होंने कहा। फिर आवाज धीमी करके बोली, लेकिन रात को अक्सर उसके रोने की आवाजें आती थी। कितनी बार? कांस्टेबल एहसान ने पूछा। हफ्ते में 2-3 बार, बीबी सुगरा ने कहा। खास तौर पर जब फरीहा रात की शिफ्ट में होती थी। मैंने सोचा शायद बच्ची को डर लगता होगा अकेले। आपने कभी फरीहा से कहा? एक बार कहा था, बीबी सुगरा ने सर हिलाया। लेकिन फरीहा ने कहा कि आमना ख्वाब में डर जाती है। बाएं तरफ के घर में एक नौजवान जोड़ा रहता था, जिसकी बीवी सुमेरा ने बताया कि फरीहा की शादी हुई है शहजाद से। किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। उसका देवर जावेद अभी कंवारा है, वो भी उन्हीं के साथ रहता है। आमना कभी कभी मेरे पास आ जाती थी, कहती थी आपके घर आना अच्छा लगता है। क्या उसने कभी कुछ कहा? कांस्टेबल नायला ने पूछा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं करती थी, बस ज्यादातर अपनी पढ़ाई की बातें करती रहती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर उस्तानी बनूं। बहुत मेहनती बच्ची थी। फिर अचानक सुमेरा ने सोचते हुए कहा, लेकिन एक बार आमना ने अजीब बात की कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके शौहर अच्छे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा कि एक बच्ची ऐसी बात क्यों करेगी। सामने के मकान में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। उन्होंने कहा, शहजाद की भी ये दूसरी शादी है, पहली बीवी छोड़ गई थी। शवाहिद जमा होने लगे। हर पड़ोसी का बयान, हर छोटा सा मुशाहिदा, सब मिलकर एक तारीख तस्वीर बना रहे थे। जावेद के गिर्द घेरा तंग होने लगा। सारे शख्स जावेद की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो बेरोजगार भी था और अक्सर घर में भी रहता था। बस सबूत का इंतजार था। 3 दिन के बाद जुमेरात की सुबह डॉक्टर हाशिम का फोन आया। इंस्पेक्टर कमाल अपने दफ्तर में थे। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट तैयार है। डॉक्टर हाशिम की आवाज में घबराहट थी। मैं अभी आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। लेबॉर्ट्री में पहुंचे तो डॉक्टर हाशिम एक सफेद लिफाफे के साथ इंतजार में खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। क्या है? इंस्पेक्टर ने लिफाफा लिया। आप खुद देख लें, डॉक्टर हाशिम ने कहा। इंस्पेक्टर कमाल ने लिफाफा खोला, रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। पहली लाइन पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी। उनका चेहरा सख्त हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, बच्चे का डीएनए शहजाद से मिल गया है, जो आमना का सौतेला बाप है। ये कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर कमाल ने मुट्ठी भींची। ये शैतान, वो बड़बड़ाए। फिर फौरी तौर पर उन्होंने अपने दफ्तर फोन किया। फौरी तौर पर शहजाद को गिरफ्तार करो, भागने ना पाए। शाम के 5 बजे जब पुलिस उनके घर पहुंची तो शहजाद घर में नहीं था। वो कहाँ गया? कांस्टेबल एहसान ने जावेद से पूछा। मुझे नहीं पता, गिरफ्तार कर लो इसे, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब शहजाद का किया धरा है, वो जल्दी से बोला। तो इंस्पेक्टर कमाल ने उसे घूरा। इंस्पेक्टर कमाल को फौरी तौर पर एहसास हुआ कि शहजाद भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर अलर्ट जारी किया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह शहजाद की तस्वीर भेज दी गई। रात 9 बजे एयरपोर्ट से फोन आया। एक शख्स ने कराची के लिए टिकट खरीदा है, मशकूक लग रहा है। इंस्पेक्टर कमाल खुद एयरपोर्ट पहुंचे। शहजाद चेक इन काउंटर पर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर कैप। शहजाद भाई, इंस्पेक्टर ने आवाज दी। शहजाद ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन कांस्टेबल्स ने रास्ता रोक लिया। मैंने कुछ नहीं किया, शहजाद चीखा। मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। खामोश। एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर कमाल ने उसे मारा। गिरफ्तार कर लो इसे। उसे हथकड़ियां पहनाई गई। शहजाद कांपने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और पसीना बेकाबू होकर बहने लगा। एयरपोर्ट पर लोगों ने ये मंजर देखा। किसी ने वीडियो बना ली,
चंद मिनटों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगले दिन अस्पताल में एक खुसूसी कमरे में फीमेल पुलिस ऑफिसर शहनाज, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरूख और डॉक्टर सारा मौजूद थी। आमना को एहतियात से व्हीलचेयर पर बिठाकर लाया गया। आमना का चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी, वो डरी हुई थी। मैंने कुछ गलत किया है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ऑफिसर शहनाज ने प्यार से कहा। वो आमना के पास बैठ गई। हमें बस तुमसे कुछ पूछना है, तुम बिल्कुल सच बताना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आमना ने सर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे सौतेले बाप शहजाद ने तुम्हारे साथ क्या किया? ऑफिसर शहनाज ने बहुत आहिस्ता से पूछा। आमना कांपने लगी, फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। डॉक्टर फरूख ने आमना के कंधे पर हाथ रखा। डरो नहीं, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इंस्पेक्टर कमाल ने शहजाद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है, जहां वो सारी जिंदगी सड़ता रहेगा, लेकिन बाहर नहीं आ सकेगा। आमना ने सर उठाकर बेयकीनी से डॉक्टर साहिबा की तरफ देखा। कुछ मिनट के बाद आमना ने रोना बंद किया। उसने अपने आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। शहजाद अम्मी का दूसरा शौहर है, वो मुझे बहुत तंग करता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब अम्मी काम पर होती तो वो मेरे कमरे में आता। ऑफिसर शहनाज ने उसका कपकपाता हाथ पकड़ा। और फिर वो कहता, यह हमारी खास बात है, किसी को नहीं बताना। आमना रो रही थी। मैंने कहा मैं अम्मी को बताऊंगी तो वो मुझे धमकाने लगा कि तुम्हारी अम्मी को मार डालूंगा। तो मैं डर कर खामोश हो जाती। तो तुमने कुछ नहीं बताया? डॉक्टर फरूख ने पूछा। आमना ने सर हिलाया। मैं बहुत डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी को कुछ हो। ये कब शुरू हुआ? ऑफिसर शहनाज ने पूछा। अम्मी की शादी के 6 माह बाद, आमना ने कहा। पहले सिर्फ छूते थे, फिर उसका गला भर आया। कमरे में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक मासूम बच्ची की तबाहशुदा जिंदगी की कहानी थी। थाने में शहजाद को इंटरोगेशन रूम में बिठाया गया। इंस्पेक्टर कमाल के चेहरे पर शदीद गुस्सा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे। ये सब झूठ है, शहजाद चीखा। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मासूम हूं। इंस्पेक्टर ने डीएनए रिपोर्ट में इस पर रख दी। ये पढ़ो। शहजाद ने रिपोर्ट को देखा। उसका चेहरा मजीद सफ़ेद हो गया। ये गलत है, लेबॉर्ट्री ने गलती की है, मैं इसे अदालत में चैलेंज करूंगा। तो उसी वक्त जावेद उठा और उसने शहजाद का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, तुम एक दरिंदे इंसान हो, इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुकर रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि ये जुल्म इस मासूम पर मत ढाओ, मगर तुम पर शैतान सवार था। शहजाद ने अपना गिरेबान अपने भाई से छुड़वाया और उसे मारने लगा। तुम भी इनके साथ शामिल हो। इंस्पेक्टर साहब, आप जावेद को गिरफ्तार कर लें। मैं बिल्कुल भी गुनहगार नहीं, ये गुनहगार है। इंस्पेक्टर कमाल ने आगे बढ़कर शहजाद के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरा। डीएनए रिपोर्ट गलत है, तुम्हारे भाई की गवाही गलत है, बस तुम सच्चे हो। शहजाद खौफजदा नजरों से इंस्पेक्टर कमाल की तरफ देखने लगा। तुम जैसे दरिंदे के बारे में आमना ने भी बयान दे दिया है, तुम किस किस बात को रद्द करोगे? तुम जैसा बेगैरत मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में नहीं देखा। यहां तो तुम मुकर रहे हो, लेकिन क्या अल्लाह ताला की अदालत में भी मुकर सकते हो? क्या तुम्हें तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करता? इंस्पेक्टर कमाल के लहजे में न जाने क्या बात थी कि शहजाद का सर झुक गया। इंस्पेक्टर कमाल ने कांस्टेबल को गुस्से से कहा, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाकर किसी काल कोठड़ी में बंद कर दो। अब इसकी सजा का फैसला अदालत खुद करेगी। फरीहा की तबीयत जब जरा संभली और उसे सारी हकीकत पता चली तो वो पत्थर की मूरत बन गई। कुछ देर तक वो खामोश बैठी रही, फिर अचानक चीखी, नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो खड़ी हो गई। डॉक्टर सारा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फरीहा बेकाबू हो गई। मैंने अपनी बेटी की हिफाजत नहीं की, वो चीख रही थी। मुझे क्या पता था कि मैं एक शैतान से शादी कर रही हूं जो मेरी बेटी पर ही गंदी नजर रखेगा। उसने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी मासूम बच्ची। नर्सों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू थी। मैं अंधी थी, बहरी थी, मेरी बेटी चीख रही थी और मैंने नहीं सुना। उसने अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। मुझे मार दो, मुझे मार दो। फौरी तौर पर इमरजेंसी टीम बुलाई गई। फरीहा को इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उसकी चीखें नहीं रुकी। मेरी बेटी की खामोश चीखें मैंने नहीं सुनी। मैं कैसी माँ हूं। उसे साइकियाट्रिक वार्ड में दाखिल करना पड़ा। अगले 2 दिन तक वो खाना पीना छोड़कर सिर्फ रोती रही। नौज़ायदा बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया। उसे दारुल शफकत नामी इदारे में मुंतकिल किया गया। ये इदारा ऐसे बच्चों के लिए था जो मुश्किल हालात में पैदा हुए थे। आमना को भी पनाहगाह इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जो उसे नफ्सियाती इलाज, तालीम और नई जिंदगी शुरू करने में मदद फराहम करेगा।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।